Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economy lecture series. In previous few lectures, we have discussed about banking system. We have discussed all fundamental of banking system like fundamental terms. Now, in this last lecture of banking system, we will discuss following topic. First is nationalization of Indian banks. We will understand how nationalization happened in Indian economy. Then we will discuss about NBFCs, non-banking financial companies. Then we will discuss cooperative banking structure in India. Then RRBs, regional rural banks. Then DFIs, development financial institutes. Then we will discuss small finance bank and payment banks. And at last, we will discuss nursing home committee recommendations. So these topics we are going to cover today. तो फर्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स। तो नेशनलाइजेशन में मतलब क्या है यहाँ पे? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स है हमारे पास इकोनॉमी में, उनकी ओनरशिप हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे पास जो मोस्टली बैंकिंग सिस्टम था, वो प्राइवेट सेक्टर्स के पास में उसकी ओनरशिप थी। तो जो सपोज हमारे पास तीन बैंक थे, ए, बी एंड सी। अब इन तीनों बैंक की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होने की वजह से जो हमें हमें इकोनॉमी में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी इंडिपेंडेंस के बाद में, वो हमें नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फैक्टर फैक्टर हमारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास लैंड, देन सेकंड इज कैपिटल, देन थर्ड इज लेबर, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ओके। तो ये चार कंपोनेंट हमें चाहिए किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो लैंड तो इंडिया में सबके पास थी। ठीक है। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाके लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के भी प्रयास किए। बट जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल कहाँ से हो सकती है? लोन की फॉर्म में। कोई भी बिजनेस ओनर्स है, कोई फैक्ट्री मिलता है, उनको नई फैक्ट्री लगाने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ से जनरेट होगी? वो होगी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है। वो हमारे लाइक बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो जो प्राइवेट सेक्टर थे वो सेलेक्टिव क्रेडिट देते थे। कुछ लिमिटेड ही जो उनके जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके ही के अंदर वो लोन देते थे। और जहाँ गवर्नमेंट को चाहिए था ग्रोथ, उस सेक्टर में लोन अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हो पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने 1969 में क्या किया? 1969 में उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। कि कुछ 14 प्राइवेट बैंक्स को लिया और उनकी ओनरशिप परचेज कर ली। ठीक है। तो इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास आ गई। अब ओनरशिप का मतलब क्या है? जो किसी भी कंपनी में, सपोज ये कंपनी है, इसमें अगर हम 51% की ओनरशिप ले लेते हैं, तो इसकी डिसीजन पावर उस ऑनर के पास आ जाती है। सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 51% ओनरशिप किसी बैंक में परचेज कर ली, तो उस बैंक की डिसीजन लेने की पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो डिसीजन लेने की पावर से मतलब क्या है कि गवर्नमेंट खुद बैंक को रन नहीं करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट वहां पे मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा। वहां पे जो चेयरमैन है चेयरमैन है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट है वो चेयरमैन अपॉइंट करेगी। और गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करना चाहती है, जो ग्रोथ चाहिए, जिस फील्ड पर क्रेडिट लाइक एक्सटेंड करना चाहती है, तो वो चेयरमैन के थ्रू अपनी पॉलिसीज उस बैंक पे इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं गवर्नमेंट ने जो 51% शेयर है किसी भी बैंक में, वो परचेज करके उस बैंक की ऑनरशिप अपने पास से ले ली। तो इसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। जो हम प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन से हम पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। कि जो हमारे पास प्राइवेट बैंक थे,
उसमें गवर्नमेंट ने अराउंड 51 या 51% से ज्यादा ओनरशिप परचेज कर ली। तो उसके डिसीजन मेकिंग की पावर गवर्नमेंट के पास आ गई। अब गवर्नमेंट को जिस सेक्टर में ग्रोथ प्रमोट करना है उस सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट देकर या अपनी पॉलिसीज के थ्रू उस सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूज कर सकती है, इजी लोन प्रोवाइड कर सकती है ताकि उस सेक्टर में ग्रोथ आए। तो ये फर्स्ट फेज था। फेज वाइज हम देखते हैं, फर्स्ट फेज 1967-69 के बाद फर्स्ट फेज आता है जिसमें हमने 14 मेजर बैंक्स को 14 मेजर बैंक्स को हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में लेके आया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरशिप परचेज कर ली। एम क्या था इसका? एम था प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर। जो सोशल वेलफेयर मतलब लाइक बैंक के पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की एक होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज की जरूर डिसाइड करती है, या जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि बैंक के पास अपने लोन पोर्टफोलियो, जो उसका एसेट्स का पोर्टफोलियो है, उसका सर्टेन परसेंटेज कुछ सर्टेन सेक्टर्स को जाना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बैंक 100 करोड़ का लोन देता है तो उसका अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% है, तो उस बैंक को 40 करोड़ जो सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए उन सेक्टर के अंदर वो लोन देने, लाइक एजुकेशन लेते हैं हम, ठीक है, हेल्थ केयर लेते हैं, हेल्थ केयर, ओके, या फिर एग्रीकल्चर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर्स को लेते हैं जिस जिस सेक्टर में गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। तो एजुकेशन में कैसे, मान लो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो जो भी लाइक नया कॉलेज खोलना चाहता है उसको बैंक लोन देगा। तो बैंक को अपने पोर्टफोलियो का 40%, 40 करोड़ इन सब फील्ड में लोन अलोकेट करना पड़ेगा। तो ये प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। तो ये किस फील्ड में आ रहा है? वेलफेयर फील्ड्स में आ रहा है, जिसमें एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। तो ये वेलफेयर में होता है, या एक्सपेंडिंग द क्रेडिट टू रूरल मार्केट। तो रूरल जो एरिया है उसमें क्रेडिट देना, क्योंकि रूरल मार्केट में कोई भी क्रेडिट देना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे लाइक एनपी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कुछ सेक्टर को लोन मिल रहा है, कुछ सेक्टर को नहीं मिल रहा है, तो जिन सेक्टर को लोन मिल रहा है उनको ग्रोथ हो रही है, जिस सेक्टर में लोन नहीं मिल पा रहे उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो उन सबको प्रमोट करना, तो ये सब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। नाउ सेकंड फेज में क्या हुआ? 1980 के अंदर, ये फर्स्ट फेज जो अपनी इंदिरा गांधी पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे हुआ था। 1980 में वापस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हमने 6 बैंक्स का और नेशनलाइजेशन कर दिया। तो टोटल हमारे पास अब 20 बैंक्स हो गए, 20 बैंक्स हो गए जो हमारे पास नेशनलाइज हो गए, जो गवर्नमेंट ओन है। अब बाद में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा पीएसबी बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इतने सब बैंक्स को मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा था। एक ही एरिया के अंदर दो दो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसमें मर्जर करने की लाइक आगे स्टेप्स लिए। सो फोकस में हम देख लेते हैं, सोशल कंट्रोल है, क्रेडिट है, जो प्रायोरिटी सेक्टर जिसकी हमने बात की उसमें सेक्टर में क्रेडिट देना है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की हमने, 40% लोन किसी भी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर्स में लैंड करना होता है, तो वो उनका था। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से बैंक थे, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक थे, इस तरह के बैंकों को इन्होंने नेशनलाइज कर लिया। तो टोटल नेशनलाइज बैंक हमारे पास 20 हो गए। इन दो स्टेप्स में 20 बैंक हमारे पास नेशनलाइज हो गए। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको प्रमोट करना, या डिस्पैरिटी को कम करना, किसी सेक्टर में ज्यादा लोन मिल रहा है, किसी में कम मिल रहा है, तो उसको पैरिटी पे लेके आना, या किसी एक सर्टेन पोर्शन में ग्रोथ लेके आना, किसी सर्टेन सेक्टर के अंदर ग्रोथ लेके आना। तो ये सब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। देन एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क प्लानिंग, कि नेशनलाइजेशन का सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ नेट ब्रांचेज नेटवर्क। इसमें क्या होता है, देखो, कोई भी प्राइवेट बैंक है उनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव वो उन्हीं सर्टेन एरिया में अपने बैंक की ब्रांचेस खोलेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो सकता है, जहाँ पे उसका लाइक कस्टमर बेस ज्यादा है। बट इसमें इंक्लूजन नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आ रहा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी में जितने भी लाइक सेक्टर्स है, या जितने भी पार्टिसिपेंट है इकोनॉमी में, सबका सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी है?
अपने पास बैंकिंग सर्विस है, ठीक है, या अपने पास जो अपना डिपॉजिट है, जो बैंकिंग का ही पार्ट है, वो होनी चाहिए, इंश्योरेंस है। तो ये सब सर्विसेज उनको मिल सके। बैंकिंग सर्विसेज डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, या सेंट्रल बैंक ने क्या क्या मेजर्स लिए। तो हमने देखा इसके अंदर, अगर हम प्राइवेट बैंक को कन्वर्ट करके पब्लिक सेक्टर बैंक में बना रहे हैं, पीएसबी में बना रहे हैं, तो पीएसबी का मोटिव है कि ग्रोथ प्रमोट करना रूरल मार्केट में भी, जहाँ पे प्राइवेट बैंक की प्रेजेंस नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने ब्रांचेज एक्सपेंड करना किया, अपने ब्रांचेज खोलना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रांचेस खोलना स्टार्ट किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की हमने, कि गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक द्वारा डिफाइंड प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर वो अपनी लैंडिंग करते हैं, जो 40% उनको प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी होती है। देन इफेक्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इसका क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री का इफेक्ट क्या रहेगा, किस तरह से ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। जिस फील्ड में लोन देंगे उस फील्ड के अंदर ग्रोथ आएगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नई फैक्ट्री लगेगी, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नए एम्प्लॉयमेंट के साथ में अगर फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है कि देखो, एफिशिएंसी की मेन, पब्लिक सेक्टर की जो क्रिटिसिज्म आती है वो एफिशिएंसी का आता है, कि प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में, एफिशिएंट वे में यूज करता है, जो कि हम पब्लिक सेक्टर कोई भी एंटिटी के बारे में ये कह नहीं सकते। तो एफिशिएंसी है वो हम देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो हम वहाँ पे देखते हैं, रेड टेपिज्म होता है, तो वो सब इश्यूज है इसके अंदर। एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन का जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि 1991 के बाद से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो 1991 से पहले क्या था, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी। हम बाकी कंट्री से क्या ट्रेड तो करते थे, लेकिन हमने उसको ओपन नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, 1991 से पहले हमारे पास एफडीआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लाइक बाहर से किसी को यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इंडियन कंपनी को ऑनरशिप लेनी है, तो वो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो 1991 के बाद में हमने इसको ओपन कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया। तो हम लिखे एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब हमने अपनी पॉलिसीज को लिबरल बनाया, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है बाहर से, वो आके इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, या अपनी फॉरेन जो कंपनी जो अपनी इंडिया में नई ब्रांच एस्टेब्लिश कर सके, तो हमने लिबरलाइजेशन बोला। प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उनको हमने प्राइवेटाइज किया, ताकि मोर एफिशिएंट वे के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर करंट के एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, एयर इंडिया था, एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू टाटा जो ग्रुप है उसको सोल आउट कर दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन है, पब्लिक से प्राइवेट जा रहा है। एंड देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसी बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एलपीजी रिफॉर्म किया, एलपीजी रिफॉर्म से हमने अपने मार्केट को ओपन किया, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन प्लेयर्स है, वो इंडियन इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सके। तो ये पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात है, जिसमें हमने फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया कि वो अपनी ब्रांच यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सके। देन इसके अगर हम पॉलिसी मेजर्स देखते हैं, पॉलिसी मेजर्स क्या है कि हमारे जो चैलेंजेस थे उसमें सबसे ज्यादा रिकैपिटलाइजेशन होता है, कि गवर्नमेंट को क्या है, पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट नहीं है, तो उनका जो लैंडिंग जो प्रोसेस है वो भी एफिशिएंट नहीं होती। तो हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनके एनपीए बहुत हाई होते हैं। एनपीए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, वो बहुत हाई होते हैं, वो 11 to 15% तक होते हैं। इतने हाई एनपीए के वजह से उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। तो उस बैलेंस शीट को सही करने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना फंड इन्फ्यूज करती है, रिकैपिटलाइज करती है। रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकैपिटलाइजेशन में क्या करती है, मान लो किसी बैंक है, बैंक ए है, उसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप सपोज 52% है, और बाकी इसके अंदर गवर्नमेंट जो बैंक है उसकी ओनरशिप है, बैंक के जो प्रपोर्टर्स है उनकी ओनरशिप है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट की ओनरशिप आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। अब बैंक क्या करेगा इस केस में, सपोज ये बैंक ने इसके एनपी बहुत ज्यादा हो गए, इस वजह से लॉस एंकर कर रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सपोज 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ इस बैंक में इंफ्यूज करेगी। किस फॉर्म में इंफ्यूज करेगी, कि इसके इक्विटी शेयर को ये खरीद लेगी,
सपोज इसके 1% ऑनरशिप ये खरीद ली, इस उम्मीद में कि बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, तो 1% की ऑनरशिप वापस बैंक को बेच के अपने कैपिटल जनरेट कर लेंगे। तो इस तरह से बैंक यहाँ पे 1 लाख करोड़ बैंक को देता है, उसकी इक्विटी परचेज कर लेता है, और अब जो गवर्नमेंट है उसकी इक्विटी 53% हो जाती है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कैपिटल इंफ्यूज करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसको हम रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसका होता है कि या तो डायरेक्टली वो ओनरशिप खरीद लेती है, या दूसरा होता है कि ओनरशिप नहीं खरीदी है, तो बैंक इस केस में क्या करता है, एक बॉन्ड इशू करता है। ठीक, इसको रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं। सपोज ये 0 कूपन पे ही इशू कर रहा है, या 8% के इंटरेस्ट रेट पे इशू कर रहा है सपोज। तो इस पे क्या करेगा, बैंक यहाँ पे बॉन्ड इशू करेगा, गवर्नमेंट इस बॉन्ड को 1 लाख करोड़ रुपए देके इस बॉन्ड को परचेज कर लेगी, खरीद लेगी। और फ्यूचर में मान लो 5 साल का ये बॉन्ड की मेच्योरिटी है, 5 साल बाद में ये वापस इस इस जो इससे बॉन्ड खरीदा गवर्नमेंट ने, उसकी फेस वैल्यू वापस ले लेगी। तो बैंक को यहाँ पे एक जो कैश क्रंच आ रहा था, उसको 1 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बदले वो बॉन्ड दे देगा, अपनी हालत को सुधारेगा फ्यूचर में, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स लेके। और जो बैंक है उसको प्रॉफिटेबल बना के इस जो फेस अमाउंट है 1 लाख करोड़ का, उसको वापस गवर्नमेंट को रिटर्न कर देगा। तो ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो इस तरह गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल इंफ्यूज करती है जब उनके एनपीएस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को बीच में पॉलिसी लेनी पड़ती है, ये ड्रॉबैक है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको नेशनलाइजेशन पूरा क्लियर हो गया होगा, किस तरह से नेशनलाइजेशन होता है, कि हम प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं बैंक्स को। क्या उसके चैलेंजेस है, क्या उसके फायदे हैं। फायदे हैं कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करवा पाती है गवर्नमेंट, ठीक है, जिस सेक्टर में ग्रोथ देना है उस सेक्टर में ग्रोथ प्रोवाइड करा पाती है, उस सेक्टर में लोन्स लाइक डिस्पर्स करके उस सेक्टर में ग्रोथ लेके आती है। या फिर जो डिसपैरिटी है इकोनॉमी में लोन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें पैरिटी लेके आती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, रूरल मार्केट है, उसमें लोन देती है जिसको कोई भी लोन अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सब लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। तो दो स्टेप तक फाइनेंशियल सर्विसेज ले जाने का काम गवर्नमेंट करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू। जैसे हम आरआरबी देखेंगे, रीजनल रूरल बैंक, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने रूरल मार्केट के अंदर बैंक्स की ब्रांचेस ओपन करना स्टार्ट की। वो इतनी फिजिबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के लिए, कि सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, इसलिए उन्होंने रीजनल रूरल बैंक खोले। बाद में हम देखेंगे लेटेस्ट स्टेज में गवर्नमेंट ने पेमेंट्स बैंक खोले, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले, ताकि दो स्टेप तक कस्टमर के दो स्टेप तक फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। इश्यूज मैंने बताया आपको कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, या उनमें रेंट टेरिज्म दिखती है, या ब्यूरोक्रेसी का इफेक्ट ज्यादा दिखता है। इस वजह से वो लॉस मेकिंग एसेट्स में ज्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं। लाइक एनपीए जो उनके ज्यादा होते हैं, 11% से 15% के बीच में होते हैं। और उन एनपीए को टैकल करने के लिए बीच बीच में गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है। और रिकैपिटलाइजेशन को मैंने दो तरीके बताए, या तो गवर्नमेंट इक्विटी खरीद के मनी इन्फ्यूज करे, या फिर कैपिटलाइजेशन बॉन्ड बैंक इशू करता है जिसको गवर्नमेंट सब्सक्राइब करती है, और उस तरह से कैपिटल उस बैंक पे इन्फ्यूज करती है। तो ये सब नेशनलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया डिटेल में। नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर देखा, तो बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, जिसको आरबीआई बैंकिंग का लाइसेंस देता है। और एनबीएफसी क्या होती है, ये जो कंपनीज एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें रजिस्टर्ड होती है। मतलब ये कंपनी होती है, लेकिन जो बैंकिंग सर्विस में काम करती है, वो कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करती है, बैंकिंग सर्विसेज में काम करती है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, उनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। इनका काम भी वही है, मार्केट में लैंडिंग करना, मार्केट में लोन डिस्पर्स करना, और उन सेक्टर में करना जिसमें बैंकिंग सेक्टर नहीं कर पा रहा है, इतने इफेक्टिव वे में नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइवेट ओन भी हो सकती है, पब्लिक ओन भी हो सकती है। मैक्सिमम एनबीएफसी जो प्राइवेट ओन होती है, कुछ पब्लिक ओन भी हो सकता है, जैसे इरेडा है जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये जो इरेडा है, ये एनबीएफसी है, बट ये गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर है, ये मिनी रत्ना है, मिनी रत्ना कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो सकती है, गवर्नमेंट ओन भी हो सकती है, प्राइवेट ओन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। इनका मोटिव होता है कि
लोन डिसबर्स करके वहां से इंटरेस्ट से अर्निंग करना अपनी, और पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देना। तो एनबीएफसी हम देखते हैं जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देना चाहते हैं, उस सेक्टर स्पेसिफिक एनबीसी भी हो सकती है। तो पहले समझ लेते हैं क्या है। एनबीएफसी इज a financial institute that provide banking services without meeting the legal definition of bank। तो बैंक की लीगल डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, लेकिन जो काम है वो बैंकिंग सेक्टर बैंक जैसा ही कर रहा है। बट इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे बैंक पे हम क्या करते हैं कि हम सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ये हमारे डिमांड डिपॉजिट होता है, इनमें हम पैसा जमा जमा कराते हैं और डिमांड कभी भी हम इससे विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी डिमांड पे हम विड्रॉ कर सकते हैं इससे। तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो ये वाले डिमांड डिपॉजिट्स एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम एनबीएफसी में जाके हम अपना पैसा जमा नहीं करा सकते। एनबीएफसी कैपिटल जनरेट कर सकती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो कैपिटल कैसे जनरेट करता है। एक तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिपॉजिट आता है, डिमांड डिपॉजिट, या फिर जो टाइम डिपॉजिट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डीडी, एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, इस फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट होता है, वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। या फिर बॉन्ड इशू करते हैं बैंक, ठीक है, मार्केट में बॉन्ड इशू किया 5 साल के, उससे जो कैपिटल आई उसको हमने यूज किया बैंकिंग सेक्टर में। इस तरह से वे कैपिटल जनरेट करते हैं। और एनबीएफसी कैसे कैपिटल जनरेट कर रहा है कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स वो ले सकता है कि 5 साल के है वो, मान लो एफडी के फॉर्म में ले रहा है 5 साल के लिए, वैसे वो टाइम डिपॉजिट ले सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट जमा कर सकता है। तो इस तरह से वो कैपिटल जनरेट करता है, या बॉन्ड इशू करके जनरेट कर सकता है, या जो अपनी कैपिटल है, जो प्रमोटर्स है वो अपनी कैपिटल यूज करके मार्केट में लैंड करते हैं। तो इस तरह से वो अपनी कैपिटल जनरेट करते हैं। जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इसमें भी आरबीआई होता है, जो आरबीआई एक्ट 1934 है उससे ही गवर्न होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर गवर्न करते हैं, सेम टू सेम हम एनबीएफसी गवर्न करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता था, वैसे एनबीएफसी के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। ठीक है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3, वो हम देखेंगे आगे। तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होता है। देन एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट की बात कर लेते हैं, उसमें हम मैंने जैसे बताया कि फिक्स डिपॉजिट ले सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट ले सकता है, अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता ये। ठीक है, और इस पर एनबीएफसी में एक मेजर डिफरेंस और ये होता है कि जो हमारा क्लियरेंस सिस्टम है, जो हमारा जो आरबीआई का क्लियरेंस सिस्टम है जिसमें सब बैंक आपस में इंटरलिंक होते हैं, उसमें ये एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं होता। नाउ नेक्स्ट लैंडिंग एक्टिविटी। लैंडिंग एक्टिविटी क्या है कि ये लोन्स डिस्पर्स करते हैं, एडवांसेस देते हैं, फाइनेंशियल लीजिंग देते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को ट्रक खरीदना है, ट्रक देने के लिए मान लो उसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, वो कितना क्रेडिट वर्दी है, तो ये एनबीएफसी में जा सकते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के पास जा सकते हैं। वहाँ पे उसको हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट हायर पे करना पड़े, बट उसको कम कोलेटरल पे भी लोन मिल जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। नाउ बैंकिंग सर्विसेज मैंने बताया कि एनबीएफसी पूरी बैंकिंग सर्विसेज वही करता है जैसे बैंक होता है, कि लोन प्रोवाइड करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट टाइम डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकता है। देन प्रोड्यूसर नॉर्म्स क्या है इसके अंदर कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो इनको मेंटेन रखना होता है, अपने एसेट्स को क्लासिफाई करना होता है। अगर जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में एनपीए को क्लासिफाई करते हैं, एनपीए को जैसे हम देखते हैं कि 90 डेज से ऊपर जो भी हमारे पास लोन डिफॉल्ट हुए हैं उनको हमें एनपीए में क्लासिफाई करना होता है। सेम एनबीएफसी को भी करना होता है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन रखना होता है। कार की हम बात करें तो कार की जो मैंने बताया कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो मेंटेन करना होता है, बफर भी उनको रखना होता है। ठीक है, जो बेसल थ्री नॉर्म्स है वो बैंकिंग सेक्टर के, लेकिन वो आरबीआई ने इसको एनबीएफसी के लिए भी एप्लीकेबल रखा है। देन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, ये आरबीआई को फॉर्मेट पे रिपोर्टिंग भेजनी पड़ती है, आरबीआई का कंट्रोल होता है टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई को अपनी रिपोर्टिंग देनी होती है। देन हम देख रहे हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी, जैसे हमने देखा था डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स देखे थे हमने, डीसिप डीसिप देखे थे, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डीसिप। वैसे हम देखते हैं कि कुछ एनबीएफसी है वो भी क्रिटिकल है, उसको भी आरबीआई क्लासिफाई करता है एसआई एनबीएफसी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी। यहाँ पे हमने देखा था डी सिप के अंदर क्राइटेरिया था 2% ऑफ जीडीपी, ये नेटवर्थ होनी चाहिए उस बैंक की, अगर ये आ रही है बैंक की वर्थ
तो उसको हम 30 में क्लासिफाई करते थे। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि देखो, आरबीआई के पास, आरबीआई से रजिस्टर्ड जो बैंक्स है, जो बैंक्स होते हैं, उनमें हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो, या फिक्स डिपॉजिट है, वो हमारा इंश्योर्ड होता है। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो इसको इंश्योर करती है। कुछ प्रीमियम बैंक को पे करना पड़ता है, लाइक 0.75 पैसा पर 100 रुपीज, कुछ ऐसा है प्रीमियम। ये प्रीमियम बैंक्स को पे करना होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारा 5 लाख तक का, 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर होता है। अगर किसी भी कंडीशन बैंक डिफॉल्ट करता है, ठीक है, बैंक डिफॉल्ट करता है, बैंक को क्लोज करने की नौबत आ जाती है, उस केस में जो डिपॉजिट, उनका जो डिपॉजिट्स है वो सिक्योर रहे, उसके लिए अप टू 5 लाख, 5 लाख के लिए इंश्योरेंस बैंक करवा के रखता है। ठीक है, तो 5 लाख का अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो 5 लाख का अमाउंट डिपॉजिटर को मिल जाएगा। अगर डिपॉजिटर ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा रखे हैं, 10 लाख जमा करा रखे हैं, तो उसको 5 लाख ही मिल पाएगा। ठीक है, 5 लाख ही मिल पाएगा, फिर 5 लाख का इंश्योरेंस है। और किसी ने अगर 3 लाख जमा करा रखे हैं तो उसको 3 लाख ही मिल पाएगा। तो 5 लाख की जो अपर मिलनी है, 5 लाख से ज्यादा उसको नहीं मिल सकता। तो ये इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है वो बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल होती है। ठीक है, वो हमें एनबीएफसी में देखने को नहीं मिलती है। एनबीएफसी में कोई भी ऐसा इंश्योरेंस नहीं है कि अगर एनबीएफसी फेल्स होती है या डिफॉल्ट करती है तो जो डिपॉजिटर उनका पैसा डूब जाता है। एंड टाइप्स ऑफ एनबीएफसी मैंने बताया कि मार्केट स्पेसिफिक होती है, कौन से मार्केट में वो लैंड कर रही है। मान लो ट्रांसपोर्ट की है तो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। इरेडा जैसे मैंने बताया तो रिन्यूएबल जो फाइनेंसिंग है उसमें काम करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो जो है, उस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इन फाइनेंशियल इंक्लूजन रोल है, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि इकोनॉमी में हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। तो जहां जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, वहां वहां ये बैंक, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, वो अपनी ब्रांच खोल के वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहां लोन सर्विस प्रोवाइड करती है या डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ फंडिंग मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, डिपॉजिट पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, और कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। ये कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, ये सब हम फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट होगा, तो उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिबेंचर बॉन्ड की तरह ही होते हैं, पर इसमें अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं होती, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट नॉर्मली एनबीएफसी खुद ही डिसाइड करते हैं, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, लेकिन नॉर्मली एनबीएफसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना रखेगा अपने प्रॉफिट मार्जिन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस से जो कंपनीज है वो किस तरह से वर्क करती है। उनका यूज है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को मोर इंक्लूसिव बनाती है। हर जो इकोनॉमी में स्टेक होल्डर है उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। जहां जहां बैंकिंग सेक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा, वहां पे भी ये करवाने की कोशिश करती है। सेक्टर स्पेसिफिक होती है, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करती है। ठीक है, ये टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है बट डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। या कैपिटल जनरेट करने के लिए क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। इस तरह से वो कैपिटल जनरेट करती है ताकि मार्केट में लैंडिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सके। रेगुलेशन आरबीआई के कंट्रोल में रहता है कि आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि एनबीएफसी में मेजर डिफरेंस देखेंगे बैंकिंग सेक्टर से, तो एक तो इसमें हमें फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, जो डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है वो हमें एनबीएफसी में देखने को नहीं मिलता, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में होता है। ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। और जो सेकंड डिफरेंस है वो हम देखते हैं, बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, बट एनबीएफसी केवल डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्पोरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। तो कॉर्पोरेटिव बैंकिंग इंडिया में किस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है वो हम देख लेते हैं। जब कॉर्पोरेटिव बैंकिंग में हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक तो अर्बन सेक्टर होता है, एक रूरल सेक्टर होता है। जो अर्बन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसको आरबीआई भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसको हम देखेंगे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो भी इसको रेगुलेट करता है।
रूरल में हम देखते हैं कि नबार्ड है, ठीक है। नबार्ड नबार्ड रेगुलेट करता है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट है, रजिस्ट्रार जनरल है स्टेट का, वो भी इसको रेगुलेट करते हैं। या फिर आरबीआई के बैंकिंग सर्विस है तो आरबीआई भी इसको रेगुलेट करता है। तो मल्टीपल रेगुलेशन है। तो इनको क्लासिफाई कर लेते हैं, जो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो रूरल सेक्टर में कौन कौन सी है। तो पहली होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर ट्रेड सोसाइटी। ये प्राइमरी लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे होती है, कॉर्पोरेटिव ग्रास रूट लेवल पे होती है। ये नबार्ड के कंट्रोल में होती है, नबार्ड इसको ओवरसाइट करता है। नबार्ड देखो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल दोनों, रूरल मार्केट में होगा और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लोन देगा, तो इसलिए इस पर नबार्ड कंट्रोल कर रहा है। नबार्ड फाइनेंस भी करता है इन सबको, ठीक है। जो रूरल बैंक्स होते हैं उनको फाइनेंस भी करता है और इसका रेगुलेटर भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है, विलेजर्स को, उनको मिल पाता है लोन, अफोर्डेबल प्राइस पर लोन मिल पाता है। तो रूरल मार्केट में जो हमें क्रेडिट क्रंच मिल रहा था, क्रेडिट शॉर्टफॉल मिल रहा था, उसको फुलफिल करने के काम करती है। तो हमें रूरल सेक्टर के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ देने के लिए ये पीएससी की जो स्थापना की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। विलेज से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसमें रेगुलेटर मैंने बताया, जैसे नबार्ड होता है, रूरल है तो नबार्ड हो गई। सेकंड, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग एक्टिविटी में तो आरबीआई भी इसको रेगुलेट करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेट करता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स को देता है, रूरल डेवलपमेंट को करता है, ठीक है, उसमें करता है। और ये जो स्टेट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और जो हमारे पीएससीज है, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। इनके दोनों के बीच में होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इनके बीच में होता है। नाउ थर्ड इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। उसमें क्या था, ये स्टेट लेवल पे काम करता है। इसको रेगुलेट नबार्ड करता है और आरबीआई करता है, ठीक है, दोनों का रेगुलेशन होता है। देन ये एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, जो हम देखते हैं रूरल मार्केट का, रूरल कैटेगरी हम देखते हैं तो इसमें एपेक्स लेवल पे होता है, सबसे ऊपर होता है। और ये भी मोरली रूरल एंड एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लोन देने का काम करता है। तो ये हमने देख लिया रूरल साइड के अंदर। अब देखते हैं अर्बन साइड में, जो अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट होते हैं उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अर्बन मार्केट में ऑपरेट करता है और सेमी अर्बन मार्केट में होता है, जो टाउन्स होते हैं छोटे, उनमें अब करता है। इसके रेगुलेशन देखते हैं हम, डुअल रेगुलेशन है, एक आरबीआई का रेगुलेशन और रेस्पेक्टिव स्टेट्स है, ठीक है। क्योंकि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, अच्छा मैं एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती है, कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेटिव जो सब्जेक्ट ही है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला सब्जेक्ट है, ये दो पार्ट में होता है। पहला होता है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, इसलिए स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा होता है मल्टी मल्टी स्टेट। अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में इसकी प्रेजेंस है तो ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट का, इसको हम यूनियन लिस्ट लिख सकते हैं, यूनियन लिस्ट का पार्ट हो जाता है, और ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको गवर्न केवल, उसको रेगुलेट गवर्न केवल स्टेट कर सकता है। और अगर एक से ज्यादा स्टेट में उसके प्रेजेंस है, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, उसका पंजाब में प्रेजेंस था, महाराष्ट्र में था, तो मल्टी स्टेट हो गया। जहाँ पे मल्टी स्टेट होगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है। तो ये तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो गए। अब हम बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो उसमें आता है आरबीआई। इसको आरबीआई भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। ओवरऑल जो मैनेजमेंट है या किस तरह से गवर्न होगी कॉर्पोरेट सोसाइटी, उसको स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है अपने लॉज के थ्रू। तो यहाँ पे डबल लाइक हमें मॉनिटरिंग दिखती है, रेगुलेशन दिखती है। ये अर्बन सेमी अर्बन मार्केट में करता है, ठीक है। एक सिमिलर जो कॉमर्शियल बैंक है जो सर्विस देता है उसी तरह ये सर्विस देता है। ये भी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो सकते हैं। देन लास्ट इज मल्टी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो मैंने बताया कि मल्टी स्टेट होता है, वो एक से ज्यादा स्टेट हो सकता है, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो ये था, जिससे पंजाब में भी था, महाराष्ट्र में भी था, सचिन सिस्टम। इसको रेगुलेट आरबीआई करती है। और मैंने बोला, जैसा मैंने बताया कि मल्टी स्टेट है, तो ये सेंटर भी इसको रेगुलेट करेगा। तो यूनियन लिस्ट का पार्ट होने की वजह से इसको सेंट्रल रजिस्ट्रार
ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी इसको रेगुलेट करता है। तो ये भी इसका भी काम है मोर इंक्लूसिव ग्रोथ देना, एग्रीकल्चर फील्ड में, नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में लोन देना। जो हमने रूरल देखा था मेनली वो रूरल एंड एग्रीकल्चर इस फील्ड में देता है, बट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रूरल, वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में लैंड करती है। तो इस तरह से हमारी कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रक्चर होती है इंडिया में। अब देखो इसको है ना, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद आरबीआई को इसकी सुपरवाइजरी पावर भी दे दी है कि आरबीआई इसको मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर ये डिफॉल्ट करने लग रहा है तो इसका मैनेजमेंट कंट्रोल आरबीआई ले सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक को हम सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है कि अगर जैसा हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन देखते हैं उसी तरह सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए। तो सिमिलर टू पीसीए होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कॉर्पोरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गई किस तरह से इंडिया में कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं कि हम अभी तक देख रहे थे, हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ग्रोथ मिल रही थी, हमें जो जितने भी मेजर प्राइवेट बैंक थे या मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनके प्रेजेंस हमें अर्बन मार्केट, अर्बन सेमी अर्बन मार्केट या स्मॉल मार्केट में मिल रही थी। बट रूरल मार्केट में हमें जो डिजायर ग्रोथ थी वो नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पे लोन की एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि ब्रांचेस कम थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1976 में एक स्टेप लिया जिसके थ्रू उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो रूरल मार्केट है उसमें हम नई ब्रांचेस खोलेंगे। तो जो आरआरबी है उसका हमने देखा कि हमने उसकी शेयर होल्डिंग कैसे रखी कि जो 50% ओनरशिप है वो रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और हम देखते हैं सबसे कम 15% ओनरशिप रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके पास 15% रहेगी और रिमेनिंग 35% जो है वो स्पॉन्सर स्पॉन्सर बैंक है उसके पास रहेगी। जैसा एसबीआई हो गया, मान लो एसबीआई स्पॉन्सर बैंक है उसके पास रहेगी। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि इस रेशियो में हम ओनरशिप रखेंगे पर्टिकुलर आरआरबी के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने एस्टेब्लिश किया रीजनल रूरल बैंक एक्ट हमने पास किया 1976 में। उसके थ्रू हमने आरआरबी एस्टेब्लिश किए। आरआरबी हमने पर्टिकुलर रूरल मार्केट में के लिए एस्टेब्लिश किए जहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लैंडिंग करा सके, उनको लोन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन दे सके या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है रूरल मार्केट में उनको लोन प्रोवाइड करा सकते। इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो स्पॉन्सर बैंक है उसके पास होती है। उनका रेशो मैंने बताया कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है और रिमेनिंग 35% स्पॉन्सर्ड बैंक के पास होती है। एरिया ऑफ ऑपरेशन बात कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये होता है रूरल और सेमी अर्बन है उस मार्केट में ऑपरेट करती है। ठीक है, इनिशियली केवल ये रूरल में था, बाद में इसको एक्सपेंड किया गया सेमी अर्बन में। देन फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज देना, इंक्लूसिव लोन देना, एडवांसेस देना रूरल मार्केट में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज है ये लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या हम देखते हैं टाइम एंड डिमांड दोनों डिपॉजिट ले सकते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट डिपॉजिट भी ले सकता है। देन एफडी आरडी के डिपॉजिट ले सकता है। और लैंडिंग कैसे कर सकता है, एग्रीकल्चर लैंडिंग कर सकता है, एग्रीकल्चर मार्केट में दे सकता है, या अलाइंस सर्विसेज है, मार्जिनल सेक्शन है उसको लैंडिंग कर सकता है। रेगुलेशन हम देख लेते हैं। रेगुलेशन है कि रूरल मार्केट में तो नाबार्ड के कंट्रोल में तो आएगा ये। ठीक है, और जो बैंकिंग सर्विसेज है वो आरबीआई के कंट्रोल में आती है। तो इससे हम देखते हैं यहाँ पे डुअल रेगुलेशन है कि नाबार्ड भी इसको कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई भी कर रहा है। नाबार्ड इसमें एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केट के लिए हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाबार्ड का भी रोल आ जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरआरबी के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनके थ्रू डिसाइड होते हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स है वो डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने यही बोला कि हमारे पास ये मान लो पूरा पार्ट है कंट्री का। ये अर्बन मार्केट है, यहाँ में हमें बैंक मिल गया, या अर्बन है यहाँ बैंक मिल गया, सपोज यहाँ अर्बन है यहाँ बैंक मिल गया, लेकिन बैलेंस जो बच रहे हैं बैलेंस, यहाँ पे हमें इंक्लूजन करना है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो हमने यहाँ पे आरआरबी खोल दिए, छोटे छोटे आरआरबी खोल दिए। ठीक है,
तो इस तरह से हमें इन सब सेक्टर, इन सब एरिया को भी हमने कवर कर लिया, तो ये हमें यहाँ मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मिलेगी। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, इसको हम एवोल्यूट करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं कि इनका प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितने एनपीएज है, ठीक है, कार क्या है इनका, इसको देखते हैं। तो इन सबको हम देख के हम डिसाइड करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये रूरल मार्केट को अपलिफ्ट करने का, रूरल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने जैसे बताया कि फंडिंग है, रिकैपिटलाइज करती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप यहाँ 50% है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसको सपोर्ट करती है। तो इस तरह से रीजनल रूरल बैंक किस तरह से ऑपरेट होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने डिटेल में आपको बताया किस तरह से फंक्शनिंग होती है, मेन आप ये ध्यान रख लीजिए। अब इसमें एक छोटी सी और चीज मैं बता देता हूँ, इसमें इश्यूज क्या है कि हमने इसका स्कोप अंदर लिमिटेड कर दिया था कि हमने रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केट इसी में हम फोकस कर रहे थे, तो इनके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम आ रही थी। तो रूरल मार्केट में लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फार्मर्स को दे रहे हैं, उनकी क्रॉप अगर मान लो फेल हो गई तो उनका पैसा ही नहीं आ पाएगा, तो कहाँ से लोन पे कर पाएंगे। या केसीसी के फॉर्म में, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके फॉर्म में उन्होंने दे दिया, और किसान ने वहां से लाइक उनका प्रोडक्शन ही खराब हो गया, फसल खराब हो गई, उसकी क्रॉप खराब हो गई, तो उस केस में वो कैसे पे कर पाएगा। तो इस तरह से इनका जो मोस्ट कैपिटल है वो ब्लॉक होने लग गए, और जो इनके प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकते थे जो सेमी अर्बन मार्केट में, वहां पे उनको अलाउ नहीं था। इस वजह से हम देखते हैं कि ये काफी टाइम तक ये लॉस मेकिंग रही। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इतनी सारी हमने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए थे, जो आरआरबी किए, तो उनको मर्ज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको उसके जो इश्यूज है उनको टैकल करना स्टार्ट कर दे, इश्यूज को लिमिटेड कर सके। बाद में इनको अलाउ कर दिया कि सेमी अर्बन मार्केट में भी आप लैंडिंग कर सकते हो, या नॉन एग्रीकल्चर जो मार्केट है उनमें भी लैंडिंग आप एक सर्टेन पोर्शन तक कर सकते हो, ताकि ये अपने आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओवर द टाइम तो गवर्नमेंट का रोल यही है कि हम इसको कन्वर्ट कर सके फुल फ्लेज बैंक के अंदर, आरआरबी से कन्वर्ट करके बैंक की जो नॉर्मल बैंक है उसमें कन्वर्ट कर दे, और एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर ही हमें वो बैंक मिल सके, तो वो गवर्नमेंट का टारगेट है। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है? ये भी एक बैंक होता है, बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। अब बैंक क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, बैंक के पास क्या होता है कि जो डिपॉजिट आते हैं वो शॉर्ट टर्म भी आते हैं और लॉन्ग टर्म भी आते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म हम मान लेते हैं, चलो लाइक विद इन 1 मंथ या विद इन लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर वाले हम शॉर्ट टर्म मान लेते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर वाले हो गए, जैसे हमारा एफडी आ गया, आरडी आ गया। इधर हम जैसे लेस देन 1 ईयर में हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, तो ये हमारे डिपॉजिट आते हैं। बट हम इधर देखते हैं कि हमारे पास ज्यादा से जो पैसा आ रहा है वो 2 3 4 5 साल तक का आ रहा है। बट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट्स है, उनका आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो होता है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स। तो इनके लोन लंबे टाइम तक चलते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी चलते हैं। तो इतने लंबे लोन देना बैंक के लिए, नॉर्मल बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता। कि सपोज बैंक के पास डिपॉजिट आए 100 रुपीज के, अगर ये 50 साल के लिए 100 रुपीज लोन दे देता है, और कल को मान लो ये डिपॉजिटर 5 दिन बाद में अपना पैसा विड्रॉ करने आता है, तो बैंक का पैसा बचेगा ही नहीं। इससे लॉन्ग टर्म लेंडिंग बैंक नहीं कर सकता। जैसे हमने पढ़ा था, हमने M1 पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था M1। जो M1 थी हमारी नैरो मनी थी, ठीक है, नैरो मनी थी। और M3 हमारी थी ब्रॉड मनी थी। इसको नैरो मनी इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसमें हमारे डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे थे। ठीक है, जो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे थे, तो ये हाईली लिक्विड है कि डिपॉजिटर्स कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लेंडिंग के लिए प्रिफर्ड नहीं है, कि इससे बैंक अपना लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता। आज डिपॉजिटर पैसा जमा करा, कल विड्रॉल के आ गया, तो उस कैपिटल को बैंक डिपॉजिट नहीं कर सकता, मतलब लेंड नहीं कर सकता मार्केट में। थर्ड M3 थी ब्रॉड मनी क्यों? इस पर टाइम डिपॉजिट्स आ रहे थे। टाइम डिपॉजिट होते हैं, 5 साल के लिए एफडी करा दी, 10 साल के लिए एफडी करा दी। ठीक है, तो ये टाइम डिपॉजिट आए तो वो बैंक के पास सिक्योर रहता है कि इतने टाइम के लिए कोई उसको विड्रॉ नहीं करेगा, बहुत ही रेयर केस पर विड्रॉ करेगा। तो बैंक उस मनी को मार्केट में लैंड कर सकता है, इसलिए इसको लेंडेबल लेंडेबल मनी बोलते हैं, जो ब्रॉड मनी होती है, इसलिए इसको ब्रॉड बोलते हैं, ब्रॉड मनी। इसको बैंक लेंडिंग एक्टिविटी में यूज करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैंक के पास ये लिमिटेशन आ जाती है, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकते, इसलिए हमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है जो लॉन्ग टर्म लोन दे सके। अब ये लॉन्ग टर्म लोन दे रहे थे, इनके पास कैपिटल कहाँ से आएगी? ये इशू करेंगे बॉन्ड मार्केट से। ठीक है,
ये मतलब लाइक 50 साल का बॉन्ड इशू किया, उससे कैपिटल जनरेट की, उससे वो 30 साल के 40 साल के लोन दे रहे हैं, तो इससे वो कमाएंगे। और जहाँ पे ये बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब 4% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चार्ज करेंगे 6%, तो 2% वो अपना इनकम कमाएंगे। तो इस तरह से काम करते हैं। तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोन देना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट्स है लॉन्ग टर्म है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उनको फंडिंग देना। ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी में ग्रोथ लाना, क्योंकि जो कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे ही से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। हमने ब्रिज बनाया, तो ब्रिज बनाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको सैलरीज वेजेस मिलेंगे। उन वेजेस से वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करने के मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ के लिए यूज में आते हैं और लॉन्ग टर्म पे होते हैं। और ये फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम डीएफआई की तरफ देखते हैं। फोकस एरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया कि हम ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, या एग्रीकल्चर फील्ड में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े फार्म्स, हम फार्म्स के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं, या एमएसएमई सेक्टर्स है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, मिल होना है, एक नई फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर रहा है। रिस्क एपेटाइट देखते हैं, इसमें हाई रिस्क होता है। रिस्क हाई रिस्क क्योंकि जितना टाइम बढ़ता है उतना रिस्क बढ़ता जाता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, इससे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा हमारा टाइम लिमिट बढ़ेगी उतना ही हमारा रिस्क मार्केट में ज्यादा रहेगा। ओनरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि ये गवर्नमेंट ओन भी हो सकते हैं, प्राइवेट ओन भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है कि गवर्नमेंट, जैसे ये हम देख आगे भी डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ने भी अपना फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एस्टेब्लिश किया है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। रोल ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके। ग्रोथ कैसे आएगी, जैसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको सैलरीज मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, उसको मार्केट में जाके स्पेंड करेंगे, ताकि मार्केट में डिमांड बढ़ा सके। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन सेक्टर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जहां से वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इस तरह से इकोनॉमी में होलिस्टिक ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ग्रोथ आती है वैसे वैसे हम देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसमिशन ओवर द टाइम है। तो ये देखते हैं, हम इक्विटी मार्केट से लेता है, लोन मार्केट से उठाता है पैसा, किस तरह से पैसा जनरेट करता है, वो इसके फाइनेंशियल टूल्स है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम गवर्नमेंट वाले देख लेते हैं, गवर्नमेंट वाले किस तरह से फंक्शन करता है। तो गवर्नमेंट होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये डीएफआई है। ठीक है, ये डीएफआई है, इसका नाम दिया है गवर्नमेंट ने, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंसिंग करने के लिए जो बैंक खोला है उसका है। और ये गवर्नमेंट ओन है, गवर्नमेंट ने पूल डिसाइड किया है कि इतनी कैपिटल इस बैंक को देगी। ठीक है, और बैलेंस जो है वो इस बैंक को जनरेट करनी पड़ेगी, जो कैपिटल मार्केट है उसमें बॉन्ड इशू करके। ठीक है, बॉन्ड इशू करके जो भी है बड़े बड़े फंड हाउस है वो इस पे सब्सक्राइब करेंगे, इस बॉन्ड को, और कैपिटल देंगे। तो इस तरह से वो कैपिटल जनरेट करेगी। तो इनिशियली हम देखते हैं कि इसकी ओनरशिप है वो 100% गवर्नमेंट के पास रहेगी। ओवर द टाइम इसकी ओनरशिप को रिड्यूस करके 26% पे गवर्नमेंट लेके आएगी। तो बैलेंस 75% है, 74% है वो प्राइवेट सेक्टर जो भी इसको स्पॉन्सर करेंगे, जो भी इसके ओनरशिप में खरीदेंगे, वो अपनी कैपिटल देके इस पे परचेज करेंगे ओनरशिप 74%। तो इस तरह से वो कैपिटल जनरेट करेगा। जो डीएफआई है वो कैपिटल जनरेट करेगा, या फिर जो बॉन्ड मार्केट नए नए बॉन्ड इशू करेगी वहां से बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड इशू करके इसको जो सब्सक्राइब करेगा वहां से कैपिटल जनरेट करेगी। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो डीएफआई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सेक्टर्स में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, वाटर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं हाईवे जाते हैं, ब्रिजेज आते हैं, डैम आते हैं, वो आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। कैपिटलाइजेशन की बात की कि ये कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल कैसे जनरेट करेंगे। इनिशियली गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगी, देन ये अपनी इक्विटी बेच के, इक्विटी को सेल आउट करके कैपिटल जनरेट करेंगे। देन ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू करके मार्केट में वहां से कैपिटल जनरेट करेंगे। तो इस तरह से वो करते हैं। फोकस एरिया मैंने बताया, इनका फोकस एरिया जो फंडिंग गैप है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंडिंग गैप आया हुआ है, जो बैंकिंग सेक्टर फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि तुरंत पैसा देना पड़ सकता है डिपॉजिटर को।
तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की वजह से जो लॉन्ग टर्म लैंडिंग बैंक नहीं कर पा रहे, उसको फिलफिल करने का काम, उस गैप को फुलफिल करने का काम डीएफआई करते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, रेगुलेटरी एजेंसी कौन इसको रेगुलेट करेगा। और रोल क्या है इसका? रोल मैंने क्लियर कर दिया कि जो गवर्नमेंट में बड़े हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना, चाहे तो वो गवर्नमेंट ओन्ड हो सकते हैं, प्राइवेट ओन्ड हो सकते हैं, प्राइवेट फैक्ट्री हो सकती है, प्राइवेट मिल हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट थर्मल प्लांट हो सकता है, प्राइवेट हाइड्रो प्लांट हो सकता है, देन गवर्नमेंट ओन्ड हो सकती है, या हाईवे हुआ, डैम हुआ, ठीक है, या ब्रिज हुआ, टनल हुई, इन सबको फंडिंग करती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये जो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये डीएफआई है। ये बैंक का नाम है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक में होता है कि हमने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको हमने तोड़ दिया पूरा। हमने देखा कॉमर्शियल बैंक आ गया हमारे पास, पहले आरबीआई आया, आरबीआई के नीचे हम देखे शेड्यूल, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे, ये आते हैं। देन हम देखते हैं उसके नीचे आरआरबी जाते हैं जो रूरल मार्केट में है। और इसके साथ में हम एनबीएफसी भी देखते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा हम इस स्ट्रक्चर के अलावा हम देखते हैं कॉर्पोरेटिव बैंकिंग भी है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर है। इसके बाद भी कहीं कई जगह हम देखते हैं कि हम फाइनेंशियल जो इंक्लूजन की बात करते हैं कि सबको हमें इकोनॉमी में जितने भी स्टेक होल्डर है उनको फाइनेंशियल सर्विसेज उनके डोर स्टेप तक डिलीवर कर सके, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। सबको फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस नहीं हो पा रही। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने दो तरह के निश बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट किए। पहला था स्मॉल फाइनेंस बैंक और सेकेंड इज पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है कि हम देखते हैं स्मॉल लेवल पे काम करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैटेगराइज banks in India licensed under the guidance of licensing of small finance bank। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो आरबीआई के लाइसेंसिंग में अंदर ही आते हैं फाइनेंस बैंक। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एक सिंगल टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम फाइनेंशियल सर्विसेज दो स्टेप तक प्रोवाइड कर सके, तो ये ऑब्जेक्टिव है। किस किस को करना है? स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, ठीक है, अनरेगुलेटेड जो गिग वर्कर्स है वहां तक पहुंचा सके। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो अनसर्व एरिया है, जैसे मैं बताया कि जहाँ पे हम फाइनेंशियल सर्विसेज सर्व नहीं कर पाए अभी, उस पॉपुलेशन तक वो सर्विसेज पहुंचाना, चाहे तो वो रूरल मार्केट में हो या सेमी अर्बन मार्केट में हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 200 करोड़, 200 करोड़ के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकते हो। प्रमोटर देख लेते हैं। प्रमोटर कोई भी हो सकता है, एनबीएफसी हो सकती है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकते हैं जो आरबीआई के रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई ने जो रेगुलेशन रूल्स और रेगुलेशन डिजाइन किए है एस्टेब्लिशिंग के लिए, उसमें फर्स्ट तो 200 CR है, 200 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसको फुलफिल जो भी कर रहा है, चाहे तो इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल्स हो, या फिर एनबीएफसी हो, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसमें देख रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये हो सकती है, ठीक है, इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर उसकी ओनरशिप कम करेंगे, पब्लिक होल्डिंग होगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमने बताया कि ये सेविंग अकाउंट्स ले सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज है, सेविंग जो पैसा है वो डिपॉजिट के फॉर्म ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, स्मॉल लोन्स ले सकते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज वो देते हैं कि फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे या फिर छोटे लोन, छोटे जो अमाउंट के लोन है वो डिस्पर्स करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर देख रहे हैं। नॉर्मल बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में बताया जो मैंने, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे, इनमें हमने बताया कि 40% होती है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, 40% होती है। बट यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें हमें देखने को मिलता है 75% जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होती है। तो जितना भी बैंक कैपिटल जनरेट करता है उसका, जितना वो मार्केट में लैंड कर रहा है, जितने लोन दे रहा है मार्केट में, उसका 75% उसका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में होना चाहिए। मतलब जो हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं कि एमएसएमई हो गया, एमएसएमई सेक्टर हुआ, उसको देना है, या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को देना है, या फिर एजुकेशन को देना है,
ठीक है, या फिर हेल्थ केयर को देना है, ठीक है, या रूरल में, रूरल है, रूरल सेक्टर में रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उस सेक्टर में देना है। तो ये जो आरबीआई डिसाइड कर रहा है, उन सेक्टर्स के अंदर इनको प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग देनी है, अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 75% उनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में लैंड करना है। ये स्पेशल कंडीशन है इसके लिए। देन रेगुलेटरी ओवरसाइट, मैंने बताया कि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई लाइसेंस देता है, और आरबीआई इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अंदर इसको रेगुलेट करता है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन फोकस है, जैसा कि मैंने बताया कि जो अनसर्व्ड एरिया है इकोनॉमी में, वहां पे हमें ये सर्विस प्रोवाइड करना। हम मोबाइल के थ्रू इसको सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये होता है। फॉरेन शेयर होल्डर की लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मैक्सिमम 75-74% तक हो सकती है अभी। तो ये गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स बनाती है, जिसको 100% तक भी लेके जा सकती है, अभी 74% तक मैक्सिमम लेके जा सकती है। इस तरह से गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। तो हम देखते हैं कि ये सबसे स्मॉल लेवल पे होता है, जो इकोनॉमी अनसर्व एरिया है, वहां पे हमें फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर करनी है। उसके लिए हम इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके आए, जो कोई भी एस्टेब्लिश कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई फर्म भी कर सकती है, एनबीएफसी भी कर सकती है। बाकायदा उसके बाद कैपिटल 200 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है, वो कैपिटल होगी तो ये कर सकता है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, जो मार्केट में लैंड कर रहा है, उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे। डिपॉजिट ये किसी भी तरह का कर सकता है। वो कर सकता है कि डिमांड डिपॉजिट भी ले सकता है, टाइम डिपॉजिट भी ले सकता है, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में। और मार्केट में लैंड कर सकता है उस कैपिटल को। मार्केट में लैंड कर रहा है तो उसकी टोटल लैंडिंग जो पूल है, उसका 75% उसको प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में करना है। तो प्राइवेटी सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर लैंडिंग करनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर ली हमने, और इसका जो 50% पोर्टफोलियो है, मान लो इसने टोटल 100 लोन दिए हैं, तो उसमें से 50% जो है अमाउंट है, मतलब 100 करोड़ के है, उसका 50% अमाउंट है 50 करोड़ का। वो अमाउंट उसको 25 लाख या उससे कम में रखना है। ऐसा नहीं कि ये पूरा 100 करोड़ है एक ही बंदे को दे दिया उसने, एक ही एमएसएमई को दे दिया। तो मतलब ये इंक्लूजन तो आएगा नहीं। अगर 100 करोड़ कैपिटल किसी फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जनरेट की है, और वो मार्केट में लैंड कर रहा है, और एक ही एमएसएमई को दे देता है, तो जो बाकी एमएसएमई छोटी यूनिट्स है, उनको तो मिल नहीं पाएगा लोन। तो उस केस में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो सकता, सबको लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें आरबीआई ने इस पे लिमिट लगा रखी है कि टोटल जो उसकी लैंडिंग है, उसके 50% उसको 25 लाख या उससे कम वाले लोन में डिस्पर्स करना है, ठीक है। तो बाकी जो 50 लैक्स को कैसे भी, 50 करोड़ को कैसे भी डिस्पर्स कर सकता है, एक को दे सकता है, दो को दे सकता है, तीन को दे सकता है। बट जो 50% है, 50 करोड़ है, वो उसको 25 लाख या उससे कम के अमाउंट में ही डिस्पर्स करना है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। तो ये मैंने जो डार्क किया है वो की पॉइंट्स है, वो आप इसको याद करके रखिएगा। यहाँ पे 200 सी आ रहा है, वो भी की पॉइंट है, इसको आप याद करके रखना। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक अब क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों निश बैंकिंग का पार्ट है, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग भी बोलते हैं इसको, निश बैंकिंग या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ये दोनों टर्म्स आप याद कर लीजिए। इन दोनों की जब भी बात होगी उसमें आएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगा, सेकंड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक है, बेस्ट एग्जांपल है एयरटेल। एयरटेल पेमेंट बैंक बैंक है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो जो ये टेलीकॉम, ये आरबीआई रेगुलेट करती है, वो लाइसेंस देती है इसके लिए। तो जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको भी हम इसको बैंकिंग सेक्टर में लाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो टाइप ऑफ बैंक कौन से है, तो जो गाइडलाइंस है लाइसेंसिंग की आरबीआई की, उसको वो फुलफिल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस है वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, अनसर्व एरिया में लोन प्रोवाइड करना, या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ है, ठीक है। इसका 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। एरिया ऑफ ऑपरेशन देखते हैं हम, कि जो रिमोटेस्ट एरिया है कंट्री, वहां तक हम पहुंचा पाए। तो उसमें रूरल आता है, रिमोट एरिया आता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो जहाँ पे रिमोट एरिया, लद्दाख वाला एरिया होगा, जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, वहाँ मोबाइल पहुंचा, उसका टावर पहुंचा है, तो वहां पर भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा पाए। उसके लिए हम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। जैसे एयरटेल, एयरटेल का नेटवर्क हिमालय की वादियों में भी आ रहा है, तो वहाँ बैंकिंग सर्विस हम एयरटेल के नेटवर्क से पहुंचा पा रहे हैं, एयरटेल की ऐप से हम वहाँ पे मनी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो वो पेमेंट बैंक होता है। वहाँ डिपॉजिट लेता भी है, ठीक है, उसमें हम डिपॉजिट जमा भी करा सकते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं,
कि इसमें मैंने जैसा बताया इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, एंटिटीज है, एलिजिबल जो एंटिटीज है वो सब कर सकते हैं जो आरबीआई के अंदर एलिजिबल है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कर लेते हैं। ये लिमिटेड बैंकिंग सर्विस देते हैं। जो बैंकिंग सर्विस है वो सारी बैंकिंग सर्विसेज ये नहीं देंगे, लिमिटेड देंगे, जिसमें हम देखते सेविंग अकाउंट देते हैं। रेमिटेंस सर्विस है कि रेमिटेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक मान लो यूएसए। रेमिटेंस क्या होता है कि फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है, फॉरेन कंट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, वहाँ $10 अगर इसकी इनकम आ रही है, वो वहां से इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है, रुपीज में कन्वर्ट करके। मान लो उस समय एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज, 80 रुपये ट्रांसफर कर रहा है, तो ये 80 रुपये यहाँ पे रेमिटेंस है, तो ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो पेमेंट बैंक है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, तो ये सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है कि डॉलर लेके इसको कन्वर्ट करके दे रहा है इंडियन मार्केट में। देन मोबाइल पेमेंट्स है, जैसा कि मैंने बताया एयरटेल हुआ, एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, देन पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये सब है। डिजिटल ट्रांजेक्शन देना, जैसे यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो ये सब इसकी सर्विसेज है। ये मेन इसका हम देखेंगे जो डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो पेमेंट बैंक है, इसका मेन डिफरेंस ये है, ये की पॉइंट है, नो लेंडिंग ऑपरेशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने देखा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसमें 200 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। पेमेंट बैंक के अंदर 100 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसमें हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे, सेविंग सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट वो कर सकते हैं। जो पेमेंट बैंक है उसमें भी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो लेंडिंग कर सकता था। वो जो लेंडिंग कर रहा है उसमें अपना जो टोटल लेंडिंग पोर्टफोलियो है उसका 50% वो 25 लाख या 25 लाख से कम अमाउंट के लोन में डिस्बर्स करता था, ठीक है। और उसको 75% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में करनी होती थी, प्राइवेट सेक्टर में अपनी लेंडिंग करनी होती थी। बट यहाँ पे लेंडिंग नहीं होती, यहाँ लेंडिंग नहीं होती। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा आपका कि अगर वो मार्केट से मतलब लाइक पैसा डिपॉजिट ले रहा है, सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहा है और इंटरेस्ट के बदले डिपॉजिटों को इंटरेस्ट दे रहा है, तो इनकम कैसे करेगा? जब वो लैंड ही नहीं कर रहा तो इनकम कैसे करेगा? मार्केट में जब लोन ही नहीं दे रहा तो इनकम कैसे जनरेट करेगा? तो वहां पे इनकम जनरेट करने का होता है कि वो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक होता है उसमें इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कूपन रेट देती है, मान लो यहाँ पे मान लो 7% कूपन रेट दी गवर्नमेंट ने, कूपन रेट है। और कूपन रेट और यील्ड रेट डिफरेंट हो सकती है। यील्ड रेट सपोर्ट यहाँ पे चल रही है 8% यील्ड रेट, तो 8% वो इंटरेस्ट कमाएगा यहाँ पे। अब यील्ड रेट क्या होती है और कूपन रेट क्या होती है, ये हम फाइनेंशियल सेक्टर में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनको टोटल 75% जो डिमांड डिपॉजिट्स है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल होता है जो 1 साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, या 91 डेज की, 182 डेज का, ठीक है, या फिर जो 364 डेज का है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो 1 साल से कम की होती है, वो ट्रेजरी बिल होती है, उसके अंदर उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मार्केट में लैंड नहीं करते, लेकिन जो कैपिटल आई है उसका मिनिमम 75% ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। देन नेटवर्क एंड एक्सेस पॉइंट है। नेटवर्क हमने बताया कि इनकी लाइक एक्सेस वैसे कोई ब्रांचेज नहीं होती है क्योंकि ये मोबाइल से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये मोबाइल होना चाहिए और उस पर केवाईसी वेरीफाई होनी चाहिए। तो अपना कोई अकाउंट खोल सकता है, उसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर दिया, वहां से उसको सेविंग मिलती रहेगी, सेविंग जो इंटरेस्ट है वहाँ मिलता रहेगा। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर हो ही रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक सेक्टर को हम इस पर प्रोवाइड करा पा रहे हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार है वो भी 15% रखा हुआ है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको 15% मेंटेन रखना होता है। ये जैसे बेसल नॉर्म में था वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। एग्जाम्पल हम देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो दोनों में मैंने आपको डिटेल में बताया पेमेंट बैंक क्या होता है, ठीक है, जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, बट लेंडिंग नहीं करते। तो जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट के फॉर्म में लिया है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। वो उनकी लाइबिलिटी है, 75% उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, वहां से वो इनकम जनरेट करते हैं। ये मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है। और ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो लैंडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने जितना पोर्टफोलियो उसका 50% उनको
25 लाख या उससे कम अमाउंट के लोन में देना होता है, और 75% उनको प्राइवेट सेक्टर्स है उनमें लैंडिंग करनी होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की सिमिलरिटी क्या है। नाउ फ्रॉम करेक्टिव एक्शन को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखो, जब आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है तो चेक करता है एनपीए क्या है। अगर एनपीए ज्यादा बढ़ रहे हैं और बैंक उस कंडीशन में डिफॉल्ट करने जा रहा है, जैसे यस बैंक का केस था, यस बैंक डिफॉल्ट ही करने वाला था। ठीक है, तो आरबीआई ने उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उसकी एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि वो डिफॉल्ट न करे। लाइक कुछ हो सकता है कि डिपॉजिटर्स के लिए होता है रेस्ट्रिक्शन की 50,000 ज्यादा वो डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मतलब बैंक ही क्रैश करने वाला, बैंक बंद होने वाला है, सारे डिपॉजिटर्स पैसा निकालने के लिए पहुंच जाए, तो उसको हम बैंक रन की कंडीशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रन। बैंक रन, बैंक रन मतलब कि सब डिपॉजिटर बैंक की तरफ रन कर रहे हैं अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करने के लिए। तो इस कंडीशन में बैंक तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, बैंक का सर्वाइवल का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए बैंक आरबीआई उसमें क्या करता है कि जो डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट है उसको कम कर देता है। मान लो 50,000 पर डे कर देता है, कि कम कर दिया, इससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, तो ज्यादा लोग पहुंचेंगे नहीं, इतने पहुंचेंगे तो इतना ही अमाउंट निकाल पाएंगे। तो इससे जो बैंक है उसका कैपिटल बचेगी, ऐसा नहीं सारी कैपिटल डिपॉजिट्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेजर्स लेता है, या उसके ब्रांच एक्सपेंशन को रोक देता है कि विदाउट आरबीआई के अप्रूवल के ब्रांच एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। या कुछ जो अपने अलाउंसेज होते हैं, मैनेजमेंट अलाउंसेज, उन पे होल्ड रख देता है कि सर्टेन पीरियड तक वो अपने अलाउंसेज को वेरी नहीं कर सकते। इस तरह से वो एक्शन लेता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक को डिफॉल्ट होने से बचाना, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को सिक्योर करना, ये प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर की, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो देखो, बैंक जैसे डिफॉल्ट करता है तो डिपॉजिटर का पैसा डूब जाता है। 5 लाख तक का था, 5 लाख का जैसे मैं बताया, ये तो इंश्योरेंस होता है, 5 लाख तक का तो डिपॉजिटर को मिल जाएगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर कोई 50 लाख रुपए जमा करके बैठा है, उसका पैसा पूरा डूब जाएगा, उसको 45 लाख डूब जाएगा, 5 लाख रुपए मिलने वाला है। तो उसके डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है कि बैंक डिफॉल्ट ना करे, तो डिपॉजिटर का पैसा लाइक डूबे ना। बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करता है कि फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल रहे, खराब ना हो, ताकि इकोनॉमिक को भी, किसी भी इकोनॉमी में बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसके जो लैंडिंग कैपेसिटी उस पर इम्पैक्ट आता है। और लैंडिंग कैपेसिटी जैसे ही कम होती है तो मार्केट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ आनी थी वो कम होती है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर इज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। नाउ इनिशिएशन क्या है, ट्रिगर पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट है जिससे आरबीआई आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है। तो पहला आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार होता है। एसेट क्वालिटी चेक करता है कि जो एनपीए है, एसेट क्वालिटी कैसी है, एनपीए कितना है। प्रॉफिटेबिलिटी देखता है कि कितना प्रॉफिट है, लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो इन सब पैरामीटर को चेक करके वो डिसाइड करता है कि बैंक डिफॉल्ट करने की कंडीशन में जा रहा है नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को अप्लाई करता है। देन पैरामीटर मैंने बताया आपको, कार होता है, ठीक है, एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वही है। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कार, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, जो हमने कार देखा था, कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100 था कार, वही होता था फॉर्मूला। देन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सेकंड है क्वालिटी ऑफ एसेट्स, वो एनपीए हो गया। देन थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद आएगा। थ्रेशोल्ड देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड 1 2 3 है, ये अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे हम देखेंगे। थ्रेशोल्ड 1 क्या है, थ्रेशोल्ड 2 क्या है, थ्रेशोल्ड 3 क्या है, इसमें इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे हम पहले देखते हैं कि जो कैपिटल एडिक्वेसी कार, उसको हम देखते हैं कि इन्होंने सर्टेन परसेंटेज दिया है। थ्रेशोल्ड 1 में कौन रहेगा, थ्रेशोल्ड 1 में रहेगा कि 10.25 से कम है, ठीक है, तो 7 से ज्यादा है, तो ये वाला इसमें लेंगे। देन 7.75 से 6.25 वाला है, वो हम थ्रेशोल्ड 2 में लेंगे। देन थ्रेशोल्ड 3 में हम इससे कम वाला लेंगे, ठीक है, इससे कम वाला है। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देन हम देखें एनपीए देखेंगे, थ्रेशोल्ड 1 में हम देखेंगे कि हमारे पास एनपीए 6 से 9% के बीच में ही है, और थ्रेशोल्ड 2 में देखें उससे ज्यादा है, अप टू 12% है, और 12% ज्यादा थ्रेशोल्ड 3 में है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है, इधर भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इसमें ईयर देखेंगे कितने कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में थ्रेशोल्ड 3, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में थ्रेशोल्ड 2, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में थ्रेशोल्ड 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्राइटेरिया है कि हम एक तो कार देखते हैं, देन हम एनपीए देखते हैं,
देन थर्ड हम रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हम तीन पैरामीटर के बेसिस पर उनको थ्रेशोल्ड वन, थ्रेशोल्ड टू, थ्रेशोल्ड थ्री में इनका क्राइटेरिया, ये आप नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आइडिया के लिए है कि कितना है। जैसे एनपी अगर 6 से 9 के बीच में है थ्रेशोल्ड वन होगा, 9 से 12 के बीच में थ्रेशोल्ड टू होगा, 12 से ऊपर है तो थ्रेशोल्ड थ्री होगा। देन रिस्क कैटेगरी हम देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड हमने बताया 3 थ्रेशोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क होता है। थ्रेशोल्ड थ्री है वो हाईली हाईली रिस्क है, क्योंकि 12% से ऊपर जा रहा है उसका एनपीए। रेस्ट्रिक्शन मैंने जैसे बताया कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लेता है। एक तो डिविडेंड, जो डिविडेंड जो प्रॉफिट बना रहा है उसको स्टेक होल्डर में डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस पर वो मोरेटोरियम लगा सकता है, रोक लगा सकता है। ब्रांच एक्सपेंशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मैनेजमेंट कंपनसेशन है, मैनेजमेंट जो बेनिफिट्स है, अलाउंसेज है, उन पे लगा सकता है। या फिर करेक्टिव एक्शन है कि वो कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल रेज करे बैंक, ठीक है, अपने जो रिस्क वेटेड एसेट्स है उनको रिड्यूस करे, और जो एनपीए है उनको रिजॉल्व करे, अपना एसेट क्वालिटी को बढ़ाए, एनपीए को रिजॉल्व करे, अपने एनपीए बेड बैंक को ट्रांसफर करे ताकि वो कैपिटल जनरेट कर सके। या एआरसी है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एसिड रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर वो अपने एसिड्स को ट्रांसफर करे। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, आरबीआई पीरियोडिक मॉनिटरिंग करता है, एसिड क्वालिटी रिव्यू लेता है। तो एसिड क्वालिटी रिव्यू है, ये भी एक टूल है जिसके थ्रू आरबीआई आइडेंटिफाई करता है कि एमपीए कितने हैं, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उससे वो डिसाइड करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देन रेगुलेटरी अथॉरिटी मैंने बताया आरबीआई है। इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन है कि हमने बताया फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं कि अगर ये आ रहा है तो फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश होती है, इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश होती है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें हम देखते हैं करेक्टिव एक्शन लेता है तो स्पेसिफिक कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना पड़ता है हर बैंक को। कम्युनिकेशन है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बैंक से सारे कम्युनिकेशन, तो बैंक को सारे कम्युनिकेशन आरबीआई को भेजना पड़ता है कि क्या स्टेप्स ले रहा है, तो आरबीआई बेटर वे में उसको मॉनिटर कर पाता है। फिर हम देखते हैं रिव्यू एंड एग्जिट। आरबीआई इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रही, बैंक की एनपीए कम हुए है क्या, उसके जो रिटर्न है वो बढ़ रही है, उसकी जो कंडीशन है बैंक रन वाली कंडीशन वो खत्म हो रही है क्या, उससे बार बार रिव्यू करता है आरबीआई। आरबीआई को एक लेवल बाद लगता है कि अब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल हो गई है और इम्प्रूव हो रही है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे विड्रॉ कर लेता है। अब सेम यही है, ये हमने बैंकिंग सेक्टर के लिए इशू डिस्कस किया। अगर यही हम कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए डिस्कस करते हैं तो उसमें सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है, उसका नाम अलग है, प्रोसेस यही है। उसमें भी हम तीन यही पैरामीटर देखते हैं, कार, एनपीए, देन लास्ट में रिटर्न ऑन एसेट्स, इन तीन को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। एसएएफ क्या है, पीसीए क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए है, और जो एसएएफ है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है वो कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए। देन लास्ट टॉपिक है नरसिम्हम कमेटी। जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी उसमें नरसिम्हम कमेटी अपॉइंट हुई थी 1991 में, सेकेंड 1998 में हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी, क्या क्या रिकमेंडेशन दी है कि हमें बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कि हमारे बैंक बहुत प्रोडक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोन दे पाए, अपने एनपीए को कम कर पाए, ठीक है, और जो लेंडिंग पावर को इम्प्रूव कर पाए, अपनी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाए। लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट में ग्रोथ आ पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहला तो इन्वेस्टमेंट के हमने देखा, जो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू उसको रेगुलेट करे, जो मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रही है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करे, सीआरआर एसएलआर को ना छेड़े। ये उनकी पहली रिकमेंडेशन थी। ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो सीआरआर एसएलआर है उसको न करे। कई बार होती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई सीआरआर को कम कर देता है, एसएलआर को कम कर देता है, तो इन सबको यूज नहीं करना है। आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन से लिक्विडिटी एडजस्ट करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, आप उसको जान जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, कैपिटल इन्फ्यूज करनी है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा, उसके बदले जो पैसा है वो मार्केट में इन्फ्यूज हो जाएगा। और अगर लिक्विडिटी कम करनी, सकआउट करनी है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट करेगा और मार्केट एक्सेस कैपिटल को सकआउट कर लेगा। तो इस टूल को यूज करना है, ऑपरेशन ट्विस्ट को यूज करना है, बट सीआरआर एसएलआर को यूज नहीं करना है। सेकेंडली क्रेडिट प्रोग्राम पे कि जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, इसको हम धीरे धीरे विड्रॉ करें। अभी हमने 40% रखा है, इसको कम करके 30% कर दे, ग्रेजुअली इसको कम करते जाए, हम 20% कर दे, ग्रेजुअली कम कर एक सर्टेन लिमिट तक लिया, 10% तक लिया, ताकि बैंक के पास
फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि जहाँ वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है वहां पे वो लैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो लैंडिंग करेगा जहाँ से रेवेन्यू अच्छा आ पा रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ती जाएगी, ऑलरेडी कैपिटल बढ़ती जाएगी, उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका सेकंड सजेशन था। थर्ड था इंटरेस्ट रेट का। जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई ज्यादा कंट्रोल ना करे, वो मार्केट फोर्स से ड्रिवन हो कि मार्केट फोर्स पर किस तरह चल रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है लोन की तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़े, डिमांड कम तो इंटरेस्ट रेट कम होती जाए, तो मार्केट का फ्लक्चुएट होनी चाहिए। इसमें रिकमेंडेशन थे बैंक रेट्स को हम इससे लिंक करें। बैंक रेट, तो बैंक रेट क्या होगी, वो मार्केट से ड्रिवन होगी, मार्केट किस तरह से वेरी कर रहा है उस हिसाब से बैंक रेट डिराइव होगी, वहीं से इंटरेस्ट रेट डिराइव होगी लेंडिंग के लिए। देन नेक्स्ट इज फोर्थ इज रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसमें जो नरसिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, हमने इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना रखे हैं। हमने देखा है एक ही सिटी में दो दो तीन तीन एक आसपास से ब्रांचेस खुली है पब्लिक सेक्टर बैंक की। तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो उन्होंने ये कहा कि हम इनको मर्ज कर दें, या तो एक जो स्मॉल बैंक है उसको बड़ा बैंक एक्वायर कर ले, या इनको हम मर्ज कर देते हैं। तो इससे हम बहुत एफिशिएंट वे में इनको ऑपरेट कर पाएंगे, जो इनके जो इनएफिशिएंसी है उसको हम बेटर वे में टेकल कर पाएंगे। तो ये इन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर को हमें रीऑर्गेनाइज करना है, उनको मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू उनको लिमिटेड नंबर में लेके आना है। इसका हम देखेंगे नरसिम्हम टू के अंदर रिकमेंडेशन आई थी, तो टीयर वन टीयर टू और टीयर थ्री इनमें क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टीयर वन हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो तीन या चार ही बैंक होंगे, फिर टीयर टू होंगे जो 6 से 8 बैंक हो जाएंगे, और बाकी जो ग्राउंड लेवल पे होंगे वो ज्यादा हो सकते हैं। लास्ट चीज, जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो एनपीएस की प्रॉब्लम्स आ रही है बैंक्स को, इतना उस समय हाई एनपीएस हो रहे थे, तो उस एनपीए की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए बाद में सार्फेसी एक्ट आया था, तो हमने डिस्कस किया 2002 के अंदर सार्फेसी एक्ट आया था, उसके थ्रू हमने एआरसी एस्टेब्लिश की थी। तो ये नरसिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही एस्टेब्लिश हुआ। तो ये 5 मोटी मोटी रिकमेंडेशन नरसिम्हा कमेटी ने दी थी, जिससे हम फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी बैंकिंग सेक्टर की उसको इम्प्रूव कर सकें। जिसमें एक तरह से आप देखोगे, इसमें हम बैंक को मोर ऑटोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमने जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो। यहाँ पे जो चेयरमैन और डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं बैंक के, वो एक बोर्ड अपॉइंट करे, ना कि गवर्नमेंट अपॉइंट करे। तो हम बैंक को मोर ऑटोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब भी हम बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे और उसकी रेगुलेशन कम करेंगे तो वो बेटर वे में फंक्शन कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर बेटर वे में एफिशिएंट वे में वर्क करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन चाहिए, यहाँ पे करप्शन ना हो, लीकेज ना हो, उसकी रेगुलेशन चाहिए। बट जहाँ पे लेंडिंग एक्टिविटी की बात है वहां पे फ्रीडम चाहिए। तो लेंडिंग एक्टिविटी जो प्राइवेट सेक्टर में थी वहां से हम फ्री कर दें उनको, इंटरेस्ट रेट उनको मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होने दें। ठीक है, उनके जो मैनेजमेंट अपॉइंट कर रहा है वो एक बोर्ड अपॉइंट करे, ना कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन ना अपॉइंट करे। तो ये सब एक रिकमेंडेशन थी। नाउ लास्ट इज नरसिम्हा कमेटी 1998। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन हमने इम्प्लीमेंट की। इसकी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कार रेशो। कार रेशो 9% होना चाहिए इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। जैसे हमने देखा कि जो बेसल नॉर्म्स है उसमें 8% का रखा था, लेकिन आरबीआई ने उसको बढ़ाकर 9% रहा। क्यों? क्योंकि ये जो नरसिम्हा कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन थी। देन एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने तो 1969 में और 1980s के अंदर 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, तो हमारे पास नेशनलाइज बैंक ज्यादा हो गए, उनमें एफिशिएंसी फ्लो आने लगे। तो एफिशिएंसी फ्लोज को हम टेकल करने के लिए हमें कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने के लिए हम जो प्राइवेट बैंक है उनको प्रमोट करेंगे, नए फॉरेन बैंक्स को प्रमोट करेंगे। तो वो इनकी रिकमेंडेशन थी कि हम प्राइवेट बैंक्स को प्रमोट करें, फॉरेन बैंक्स को प्रमोट करें, ताकि एफिशिएंसी आए, उनमें कंपटीशन बढ़े। तो इस तरह से हम प्राइवेट फॉरेन बैंक्स को भी प्रमोट करें, फॉरेन बैंक्स भी अपनी ब्रांच यहाँ खोले। देन ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की थी, जो एनपीएस बढ़ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए एआरसी की एस्टेब्लिश करें। जो एआरसी हमने बाद में कर भी दी थी, जो 2002 के अंदर जो सार्फेसी एक्ट आया था, सार्फेसी एक्ट के अंदर हमने एआरसी एस्टेब्लिश की थी। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उसको हम प्रमोट करें ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आए, फाइनेंशियल ग्रोथ आए, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया डिटेल में, वो है। देन मर्जर ऑफ वीक बैंक, जो वीक बैंक है, जो लेस प्रॉफिटेबल है, उनको हम बड़े बैंक से मर्ज कर दें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 टीयर के अंदर है, जो मर्जर की बात है 3 टीयर में है, T1, T2 और T3।
इवन मैंने जैसा कि बताया कि जो बड़े बैंक है 2 या 3 होने चाहिए जो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है। जो डी सिप की बात की कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है डी सिप। ये होता है 2% ऑफ जीडीपी। इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। 2% ऑफ जीडीपी कौन कौन से हैं हमारे पास? एसबीआई, आईसी आईसीआई एंड एचडीएफसी। ये 3 बैंक हमारे पास डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, डी सिप है। तो ये होने चाहिए। देन सेकंड लेवल पे हमारा 8 से 9 बैंक्स होने चाहिए। ठीक है। ये इससे कम इम्पोर्टेंट है बट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं इकोनॉमी में। और बाकी हमारे पास छोटे ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए। तो इस तरह से हम जो बिल्कुल ही छोटे हैं उनको मर्ज कर देते हैं इनके साथ, जो बिल्कुल छोटे हैं इनको मर्ज कर देते हैं। तो मर्जर की बात हुई थी, जो वीक बैंक है उनको मर्ज कर दिया जाए। सुपरवाइजरी हमने बोला कि जो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है वो इनको अपॉइंट करे, वो आरबीआई के अंडर रहे। वो यहाँ पे उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करे, उनके रेगुलेशन करे, उनके बोर्ड्स को, लाइक उनके जो डायरेक्टर है, चेयरमैन, उनको अपॉइंट करे। देन राशनिंग हो, राशनिंग की बात कर रहे थे। रेशनलाइजेशन है, जो बैंकिंग सेक्टर को रेशनलाइज करे मोर इफेक्टिव वे के अंदर। ठीक है। उस हिसाब से रेशनलाइज करे कि इनको मोर इफेक्टिव वे के अंदर हो सके इनके एसेट्स। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसको हम रिड्यूस करने की बात की थी। ठीक है। जो हम अलग अलग सेक्टर में बोल रहे थे कि 40% है, उसको हम रिड्यूस करके 10% पे ले जाए, ताकि जो बैंक है उनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी हो, किस सेक्टर में उनको लैंडिंग ज़्यादा करनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नर्सिंग होम कमेटी की मोस्टली रिकमेंडेशन को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। सारी रिकमेंडेशन हमने इम्प्लीमेंट किया है फ्यूचर में। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, बैंक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दो कमेटी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हमने पूरा बैंकिंग लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक हमने डिटेल में कवर किए हैं। ठीक है। आप रमेश सिंह की बुक से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले कैपिटल मार्केट लेंगे, पहले हम मनी मार्केट लेंगे, देन कैपिटल मार्केट लेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम बॉन्ड्स देखेंगे। ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन जी जी सिक्योरिटीज क्या है, डिबेंचर्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है। ठीक है। जो ईटीएफ होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वो डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। तो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि लेक्चर यूजफुल है तो आप इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और ये जो टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन और ये पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।